बात जासूसी कांड के इंटरनेशनल खिलाड़ी की, क्योंकि संसद में जासूसी को लेकर मचा हंगामा अब यूपी में भी गूंजने लगा है। जहां अब तक विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर था, वहीं अब सीएम योगी ने जासूसी को विदेशी साजिश बताया है और कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर यह साजिश सत्ता पक्ष की नहीं है तो किसने की है, क्योंकि सवाल तो देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। माननीय आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखें। जासूसी कांड पर महाभारत भड़क उठी यूपी की सियासत। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। संसद एक मंच होता है अपनी बात को रखने का, लेकिन शोरगुल का शिकार हम संसद को बना ले तो लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। पेगासस की जासूसी सच या फसाना? किसने लिखी अंतरराष्ट्रीय साजिश की स्क्रिप्ट? जासूसी कांड की गूंज संसद के बाद अब यूपी में भी गूंजने लगी है, जहां कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कथित जासूसी को लेकर हमलावर है। वहीं अब विपक्ष के खिलाफ सीएम योगी ने मोर्चा खोल दिया है। योगी ने जासूसी को बोगस बताते हुए इसे कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति करार दे दिया। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। संसद एक मंच होता है अपनी बात को रखने का, लेकिन शोरगुल का शिकार हम संसद को बना लें ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। सीएम योगी की माने तो कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल जासूसी जैसी बातों के जरिए जहां संसद का महत्वपूर्ण वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वहीं देश में अराजकता का माहौल तैयार करना चाहते हैं। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने किसानों को भड़काने का ठीकरा भी कांग्रेस पर ही फोड़ा। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष झूठ बोलकर जो भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, जिसका जवाब जनता देगी। जो अभी कुछ वर्ष पहले 2020 में प्रारंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा एक साजिश का हिस्सा नहीं था। तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। गौरतलब है कि जहां संसद में जासूसी को लेकर हंगामा हो रहा है, वहीं यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती भी जासूसी को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। मायावती ने जासूसी को लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए ट्वीट किया। वहीं अखिलेश यादव भी जासूसी मामले पर फायर मोड में हैं। अखिलेश यादव केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्वीट करते हैं कि फोन की जासूसी करवाकर लोगों की व्यक्तिगत बातों को सुनना निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। यदि ये काम भाजपा करवा रही है तो ये दंडनीय है, और अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उसकी नाकामी। फोन जासूसी लोकतंत्र में एक अपराध है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जासूसी नहीं करानी चाहिए थी। जब जनता ने उन पर भरोसा किया, दिल्ली में बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे
वो भी आप किसी व्यक्ति के, चाहे वो अधिकारी हों, राजनेता हों, पत्रकार हों, उनके फोन रिकॉर्डिंग कर लेना। आखिरकार क्या सरकार जानना चाहती है? जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फोन रिकॉर्ड कर करके आखिरकार सरकार क्या जानना चाहती है? मतलब साफ है, जासूसी कांड को लेकर चौतरफा हंगामा मचा है। विपक्ष की नजरों में सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। आरोप है कि इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से ज्यादा पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और एक न्यायाधीश सहित कई बड़े कारोबारियों और अधिकारियों की जासूसी की बात कही जा रही है। जिन लोगों की जासूसी हुई उसमें राहुल गांधी का भी नाम है। यही वजह है कि कांग्रेस हमलावर है। जानकारी के मुताबिक इसमें कई और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नाम भी हो सकते हैं। यही वजह है कि समूचा विपक्ष इसको लेकर आग बबूला है, लेकिन सरकार इन तमाम आरोपों को कोरी अफवाह बताकर सिरे से खारिज करती है। और अब जासूसी की लड़ाई निजता का हनन बनाम अंतरराष्ट्रीय साजिश पर आ गई है। अब इसमें कितना सच है और कितना फसाना, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो हंगामा शुरू हुआ है वो जल्द खत्म नहीं होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। तो जासूसी कांड पर महाभारत के बाद अब बात आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात की। सपा नेता आजम खान बीमार है, जिनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार को अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने आजम खान से उनकी तबीयत का हालचाल जाना। लेकिन बात सिर्फ हालचाल जानने तक ही सीमित नहीं है। यूपी में 6 महीने बाद चुनाव है और यह पहला मौका होगा जब आजम खान चुनाव में नहीं होंगे, क्योंकि आजम खान पिछले लंबे समय से जेल में बंद है। ऐसे में अखिलेश की यह मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। मैंने आजम खान साहब के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने, जो डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ हैं और जितना भी अच्छा इलाज हो सकता है वो यहाँ उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हों। इससे पहले आजम 13 जुलाई को कोविड से ठीक होकर सीतापुर जेल लौट गए थे, लेकिन सोमवार को उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें सीतापुर जेल से मेदांता में एडमिट किया गया। लेकिन उनकी तबीयत में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। उन्हें इमरजेंसी में क्रिटिकल केयर टीम और विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान एक बार फिर पोस्ट कोविड के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और आज उन्हें देखने के लिए दिल्ली से पार्लियामेंट्री सेशन छोड़कर अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे और सीधे मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की और आजम खान के स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि आजम खान के साथ बीजेपी अन्याय कर रही है और जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। सूबे में 6 महीने के बाद चुनाव है। ऐसे में सपा को आजम खान की कमी बहुत खलेगी, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से हर एक चुनाव में आजम खान की भागीदारी रही है। बल्कि आजम खान मुलायम सिंह वाली पंक्ति के आखिरी नेता हैं, लेकिन इस बार आजम खान न सिर्फ बीमार हैं बल्कि लंबे अरसे से जेल में बंद हैं। आजम खान फरवरी 2020 से ही सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर रामपुर में अवैध जमीन कब्जाने जैसे कई आरोप लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और मुद्दे की बात में अब बात कंगना के इमरजेंसी कांड की, जिसने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है, क्योंकि बॉलीवुड की क्वीन अब सिल्वर स्क्रीन पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाने वाली हैं, जिसमें कंगना न सिर्फ इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी बल्कि दुनिया के सामने इमरजेंसी को फिर से दोहराएंगी। लेकिन कंगना की इस फिल्म को लेकर कांग्रेस और भाजपा में घमासान शुरू हो गया है। चुनाव से पहले कंगना गरमाएंगी यूपी का माहौल। इंदिरा बनकर कांग्रेस से लेंगी पंगा। मणिकर्णिका की ललकार
कांग्रेस और भाजपा में घमासान। बॉलीवुड की क्वीन, सिल्वर स्क्रीन की मणिकर्णिका एक बार फिर पंगा लेकर सियासत की दुनिया में नया तूफान खड़ा करने वाली है। और ये तूफान आएगा कंगना की आने वाली फिल्म से, जिसका ताना बाना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा है। क्योंकि कंगना रनौत अपनी अगली फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाने वाली हैं, जिसमें इंदिरा गांधी के कालखंड के इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे अध्यायों को दिखाया जाएगा। इंदिरा के किरदार को करीब से जानने और समझने के लिए कंगना अगले महीने प्रयागराज आ सकती हैं। लेकिन कंगना को लेकर कांग्रेस और भाजपा में सियासी विवाद छिड़ गया है, जहां कांग्रेस कंगना पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर इंदिरा गांधी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस की तिलमिलाहट पर सवाल खड़े कर रही है। इसमें सोचने की क्या बात है। जग विदित है कि कंगना रनौत नामक जो अभिनेत्री है वो भारतीय जनता पार्टी की छुट्टा लेडी साण है। राजा महाराजा लोग जो है वो पालते थे खुफिया एजेंट, उसी तरीके से जो है उन्होंने एक लेडी साण पाल रखा है। देखिए, कंगना रनौत जी एक बहुत उच्च कोटि की कलाकार हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित रही हैं। लगातार सामाजिक प्लेटफॉर्मों पर उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं और एक कलाकार के नाते अगर उनको लगता है कि आपातकाल इस देश का एक बड़ा विषय रहा है और उसे जनता को बताना चाहिए, तो इस पर अगर वो फिल्म बना रही तो मैं तो इस बात का स्वागत करता हूँ। कंगना का इंदिरा बनना कांग्रेस को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। दरअसल इस फिल्म में कंगना न सिर्फ इंदिरा का किरदार निभाएंगी, बल्कि इस फिल्म का डायरेक्शन भी खुद ही करेंगी। मतलब फिल्म में सिर्फ कंगना का एक्शन होगा, उन्हें कट बोलने वाला कोई नहीं होगा। जब इंदिरा गांधी का हम नाम लेते हैं, तमाम उनकी उपलब्धियों के साथ, उनकी निर्भीकता, साहसिकता, उनके व्यक्तित्व के, उनके राजनीति के तमाम उनके निर्णय लेने की क्षमता पे, परंतु जो लोकतंत्र का एक काला अध्याय के रूप में जो आपातकाल जो उनके एक कलंकित योगदान के रूप में दर्ज हुआ है, वो भारतीय इतिहास में उस अध्याय को कभी हटाया नहीं जा सकता है। इंदिरा जी के जीवन के बारे में समझे और उसको पर्दे पे उतारे, उनका ये कदम जो है वो स्वागत योग्य है। जैसा कि सभी को मालूम है कि कंगना रनावत जो है एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाती हैं, उनकी फिल्में महिला प्रधान फिल्म होती हैं और अलग हटके होती हैं और एक समाज को एक मैसेज देने वाली बात है। अगर वो इमरजेंसी पे फिल्म बना रही हैं तो इसका मतलब है वो इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बना रही है और इमरजेंसी इंदिरा गांधी के जीवन का एक हिस्सा था। एक आपातकाल का पार्ट हटा दीजिए तो जो इस देश में उनका बलिदान है वो भुलाए नहीं भूलता। पाकिस्तान जैसे देश को 2 टुकड़े में बांटने का श्रेय भी श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराने का भी श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है, जो मेरे समझ से दुनिया में किसी भी नेता को ये श्रेय नहीं है। कंगना की ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर क्या गुल खिलाएगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन सियासी गलियारों में घमासान अभी से मच गया है। जानकारों की माने तो कंगना की ये फिल्म चुनाव में कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि कंगना का बेखौफ अंदाज किसी से छिपा नहीं। विवादास्पद मुद्दों पर उनकी राय, उनका विरोध दुनिया देखती रहती है। सुशांत केस में तो कंगना महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार और कांग्रेस से भिड़ गई थी। अब कांग्रेस को डर है कि इंदिरा की बायोपिक बनाने पर वो क्या करेंगी। कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता है। एक तरफ उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है तो दूसरी तरफ उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। इमरजेंसी जैसे विवादित विषय को उठाकर साफ कर दिया गया है कि मकसद सिर्फ फिल्म बनाना नहीं बल्कि कुछ हासिल करना भी है। किसी के जख्म पर नमक लगाना है तो साथ ही किसी को खुश करना भी है। वैसे कंगना सीधे तौर पर सियासत में नहीं है, लेकिन सियासत करने से वो कभी बाज भी नहीं आती है। प्रयागराज को लेकर हंगामा इसलिए भी मचा है क्योंकि यही वो शहर है जो इमरजेंसी लगाने का सबब बना था, जहां के हाईकोर्ट के फैसले की वजह से ही देश में पहली बार आपातकाल लगा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंगना 25 अगस्त के आसपास 2 दिन के लिए प्रयागराज आ सकती हैं, जिसके साथ ही वो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा भी टेक सकती हैं। चर्चा है कि कंगना रनौत अगले महीने प्रयागराज आ सकती हैं। उस प्रयागराज जहां की जन्मी और पली बढ़ी इंदिरा गांधी का किरदार
वो फिल्म इमरजेंसी में निभाने जा रही हैं। कांग्रेस ने कंगना रनौत को प्रयागराज में घुसने नहीं देने का अल्टीमेटम दिया है, तो वहीं बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस को किसी भी कीमत पर विरोध नहीं करने दिया जाएगा। एक तरह से कंगना रनौत की फिल्म और उनका दौरा यूपी की सियासत में तपन पैदा करने वाला होगा, जिसकी गर्माहट यूपी के बाहर भी देखने को मिलेगी। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में यहाँ कदम कदम पर सियासत होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। वैसे भी कंगना रनौत पर्दे के पीछे से सियासत करने की माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर फिल्म बनाना, विवादित विषय को उठाना और कंगना के प्रयागराज आकर सुर्खियां बटोरने को सियासी चश्मे से देखना कतई गलत भी नहीं है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो कंगना की इमरजेंसी कंट्रोवर्सी के बाद अब बात कुर्सी वाली शपथ की, जो कोरोना को खुली दावत दे गई, क्योंकि मंगलवार को यूपी में ब्लॉकों के नवनिर्वाचित प्रमुखों को शपथ दिलाई गई। लेकिन कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हैरान कर गईं, क्योंकि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था और ना ही लोगों के मुंह पर मास्क देखने को मिला। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली तस्वीर महाराजगंज से सामने आई, जो तस्वीर आपको भी दिखाएंगे तो आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे, क्योंकि यहां शपथ समारोह में लोग डांस कर रहे थे और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तार तार हो रही थी। शपथ समारोह में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। न चेहरे पर मास्क, न लोकतंत्र का सम्मान। कोरोना को खुली दावत। मंगलवार को यूपी के तमाम ब्लॉकों में नवनिर्वाचित प्रमुखों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां सभी ब्लॉक प्रमुखों को अपने अपने ब्लॉक में विकास को रफ्तार देने की शपथ दिलाई गई। लेकिन महाराजगंज के निचलौल ब्लॉक परिसर से हैरान करने वाली तस्वीर आई, जहां शपथ ग्रहण समारोह में फरुआही कलाकार भोजपुरी गानों पर थिरकते नजर आए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि शपथ ग्रहण समारोह में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा और न ही 2 गज की दूरी का पालन हुआ, जैसे मानो कोरोना नाम की कोई चीज ही ना हो। अब सोचिए, दुनिया पर तीसरी लहर का संकट है, लेकिन महाराजगंज की इस तस्वीर को देखकर वो लोग क्या सोचते होंगे, क्योंकि सच तो ये है कि सरकारी बंदिशों के तमाम आदेश को खूंटी पर टांग दिया गया, पहले चुनाव के नाम पर और अब चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के नाम पर। अब जरा इटावा की इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जहां मुलायम सिंह यादव की बहू और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की समधन मृदुला यादव ब्लॉक प्रमुख बनी है। पूरे लाव लश्कर के साथ शपथ लेने पहुंची, जिसमें मृदुला के बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी भी शामिल रही। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी ने भी अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। लेकिन अब संसद की इस तस्वीर को देखिए, जहां प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सांसद न सिर्फ चेहरे पर मास्क लगाकर बैठे हैं, बल्कि कोरोना के हर नियम का पालन कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख न सिर्फ कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, बल्कि कोरोना की तीसरी लहर को खुली दावत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात जुलाई वाली बारिश की, जिसने यूपी से लेकर उत्तराखंड तक तांडव मचा दिया है। जहां उत्तराखंड में नदियां उफान पर आ गई हैं, तो वहीं जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और इसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है।
आसमान से बरसने लगी आफत, जगह जगह पानी में फंसी जिंदगियां। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही आसमान से बरसने लगी है आफत, जिसका संकेत मॉनसून से पहले ही मिल रहा था। लेकिन जब मॉनसून ने दस्तक दी तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक हड़कंप मच गई। उत्तराखंड में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और आसमान से गिरता पानी अब लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, जहां लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको हल्द्वानी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश अब आफत में तब्दील हो चुकी है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं तो वहीं कई जिंदगियां इस पानी में छटपटाती दिख रही हैं। नदियों ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया और सड़क से लेकर खेतों तक फैल गई है। ऐसे में दर्जन भर गाँव के लोग रोजमर्रा के कामों को इस पानी को पार कर अंजाम दे रहे हैं। जान जोखिम में डालकर नदियां पार की जा रही हैं। रुद्रप्रयाग में भी लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नदियां उफान पर हैं। तो वहीं पहाड़ों से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे आवाजाही पर विराम लग गया। न जाने कब भूस्खलन हो जाए। वहीं केदारनाथ धाम पर बारिश की वजह से पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़ गया है, जिसके साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भूस्खलन के चलते जगह जगह बंद हो चुका है। ये तस्वीर उत्तरकाशी की, जहां लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब नदियों की रफ्तार बढ़ गई है, जिसने आसपास के लोगों में दहशत पैदा कर दी। बारिश की वजह से नदियां उत्पात मचाने को तैयार बैठी हैं और ये तस्वीर सिहरन पैदा कर रही है। अगर बारिश नहीं रुकी तो कई परिवार प्रभावित हो सकते हैं। बड़कोट में भी हालत जुदा नहीं है। यहाँ लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदियों के बहने की रफ्तार तेज हो चुकी है और पानी के बहने की आवाज ही सिहरन पैदा कर रही है। लगातार बारिश से गाद गदरे भी उफान में है, जिससे यमुना और टॉन्स नदी भी खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बह रही है। अल्मोड़ा में लगातार दूसरे दिन भी आसमान में काले बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे सभी इलाकों की सड़कें बारिश के चलते मलबा आने से बंद। सड़क खोलने का काम जारी है। वहीं रामगंगा और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में भी हालात भयावह होते जा रहे हैं, जहां नदियां उफान पर हैं, तो वहीं बारिश की वजह से कई शहर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। गोंडा में हालात भयावह होते जा रहे हैं, जिस इमारत को घाघरा नदी मिलने को आतुर है वो एक स्कूल है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, इसलिए कोई बड़ी घटना होने से बच गई। घाघरा नदी ने स्कूल की नींव को पूरी तरह से लील लिया है और कभी भी स्कूल की इमारत घाघरा नदी की भेंट चढ़ सकती है, क्योंकि लगातार घाघरा नदी का उफान बढ़ता जा रहा है। एटा में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो चुका है। जगह जगह पानी भर गया है। सड़कों से लेकर गली मोहल्ले तक ताल में तब्दील हो चुके हैं। वहीं एटा के थाने में भी पानी भर गया, जिसके बाद पुलिस वाले पानी को पार कर थाने के अंदर जाते नजर आते, तो वहीं थाने में खड़ी गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। बिजनौर में भी लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी किनारे बसी बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। बिजनौर की काशीराम कॉलोनी में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर चुका है, जिसने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। मानसून की पहली बारिश ने जहां एक तरफ लोगों के चेहरे खिला दिए, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी से लेकर उत्तराखंड तक ये बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है, जिससे निजात पाने के लिए लोगों को खुद ही मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।